नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है कि बेहतर समय की सबसे अच्छी तैयारी खराब समय में की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के सामने जितनी ज़्यादा विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जितनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। और जितना अधिक क्रियाशील होगा वह मनुष्य उतना ही अधिक वातावरण से और परिस्थितियों से ज्ञान प्राप्त करता है। और ये ज्ञान ही होता है जो मनुष्य को सामाजिक ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। इसी के साथ फिर मैं एक बार यही कहना चाहूंगा कि मनुष्य जो है वो सबसे बेहतर समय की तैयारी करता है, वो करता है अपने स्वयं के सबसे खराब समय में, है ना। तो आज का अपना सेशन रहेगा, आज का अपना लेक्चर रहेगा, जो लेक्चर अपने बीच में छोड़ रखा था, और वो लेक्चर था एशिया महाद्वीप। वो लेक्चर अपना कौन सा था? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप की जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बताया एशिया महाद्वीप की अवस्थिति के बारे में बताया, एशिया महाद्वीप की अवस्थिति के बारे में बताया, एशिया महाद्वीप के प्रमुख प्रमुख चारों तरफ के जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, और कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवाई। उसके बाद हमने कहा एशिया महाद्वीप के उपनाम कौन कौन से हैं, जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, भविष्य और भूत का महाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा हमने क्या कहा था बताओ? इसके अलावा हमने कहा समृद्ध महाद्वीप यूरोप को बताया, जबकि इसके बारे में पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ये डिटेल हमने कंप्लीट की, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने कहा प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, और इसके बाद में हमने कहा प्रमुख पठार कौन कौन से, और प्रमुख पठार तक हम पढ़ चुके थे। आज का अपना सेशन रहेगा, आज का अपन पढ़ेंगे प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख नदियां, प्रमुख मैदान, और उसके बाद प्रमुख अपन कौन कौन से पढ़ेंगे, घास के मैदान पढ़ेंगे, प्रमुख मैदान पढ़ेंगे, और प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डाल दो एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। हम क्या पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप के प्रमुख एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। और एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों में हम बात करते हैं तो कुछ मरुस्थल हैं, उन मरुस्थलों के बारे में अपन बात करेंगे। इसके अलावा जो आपके एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये मरुस्थल कहाँ स्थित है। कोई भी एक मरुस्थल का नाम दे देते हैं, उसके बाद आपसे पूछ लेते हैं कि ये मरुस्थल कहाँ स्थित। तो सबसे पहले हम एक मरुस्थल देखते हैं। देखो, कुछ आपको अलग से नाम लगेंगे। जैसे हमने कहा पहला जो मरुस्थल है वो है रूब अल खाली, रूब अल खाली। और दूसरा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? अल नफूद। रूब अल खाली और अल नफूद दो मरुस्थल हैं जो कहाँ हैं? सऊदी अरब में। कहाँ हैं? सऊदी अरब। दो मरुस्थलों का नाम याद रखना, रूब अल खाली और अल नफूद, दोनों कहाँ हैं? सऊदी अरब। इसके बाद दो मरुस्थल अपन और देखेंगे। अगला जो मरुस्थल है अपना वो रहेगा दस्त ए कबीर
दस्त ए कबीर, और दूसरा जो मरुस्थल रहता है अपना वो रहता है दस्त ए लूट। दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट दोनों जो मरुस्थल हैं वो हैं ईरान में। कहाँ हैं? ईरान। और इनको, इन दोनों मरुस्थलों को एक साथ बोलते हैं ग्रेट ग्रेट साल्ट ग्रेट साल्ट डेजर्ट। क्या कहा जाता है? ग्रेट साल्ट डेजर्ट। कहाँ है? ईरान में। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हमारे सामने कुछ मरुस्थल हैं, जैसे जैसे एक मरुस्थल पूछा जाता है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल। और ये जो गोबी का मरुस्थल है, ये जो गोबी का मरुस्थल है, ये कहाँ स्थित है? गोबी का मरुस्थल ये है मंगोलिया में। कहाँ है? मंगोलिया। और इसकी विशेषता ये है कि इसकी विशेषता ये है कि ये ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये शीतोष्ण मरुस्थल है, उष्ण नहीं है। जैसे हमारे थार के मरुस्थल की जब मैं बात करता हूँ तो ये उष्ण मरुस्थल है, जबकि गोबी का जो मरुस्थल है ये मंगोलिया में है, ठंडा मरुस्थल है। इसको शीतोष्ण मरुस्थल भी कह सकते हैं अपन। और ये वही मंगोलिया है जिसे जिसे अपन सैंडविच कंट्री कहा करते हैं। फिर एक अपना थार है, थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। और ये जो अपना थार का मरुस्थल है ये भारत व पाकिस्तान में है। भारत व पाकिस्तान में। भारत व पाकिस्तान में जो मरुस्थल है उसे अपन क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान में थार का मरुस्थल। और जब अपन भारत को पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल से अपन पढ़ते हैं थार के मरुस्थल। उसके बाद एक मरुस्थल और नोट डाउन करेंगे अपन, जिसका नाम है तकला तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल। और ये जो तकला मकान मरुस्थल है ये चीन में है। कहाँ है? चीन में। और चीन में भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये है सिक्यांग प्रांत में। कहाँ है? सिक्यांग सिक्यांग प्रांत में। चीन के सिक्यांग प्रांत में है कौन सा मरुस्थल? तकला मकान मरुस्थल। अब आपको याद रखना है तीनों हैं, गोबी, थार और तकला मकान, है ना। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है एग्जामिनर कि तकला मकान मरुस्थल स्थित है और वो एशिया महाद्वीप के देशों के नाम दे देगा। वो आपसे गोबी का मरुस्थल पूछ लेगा, या तो पूछेगा कि गोबी का मरुस्थल है गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, या आपसे पूछ लेगा कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ है? मंगोलिया में। अब देखो, रब अल खाली अल नफूद दस्त ए कबीर दस्त ए लूट, गोबी का मरुस्थल, थार का मरुस्थल और तकला मकान मरुस्थल। अब देखो इनको आप बहुत अच्छे से याद करना। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए, फिर अपन इसमें आगे बात करेंगे। देखो, हो गया नोट डाउन? अब देखो नेक्स्ट अपने हेडिंग डाल दो एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। एशिया एशिया महाद्वीप की एशिया महाद्वीप की प्रमुख एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। और एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों को जब अपन देखते हैं तो आपके सामने बहुत सी नदियों के नाम आते, बट अपन वही नदियां देखेंगे जहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और जो महत्वपूर्ण है ना, उन्हीं को अपन नोट डाउन करें। तो सबसे पहले अपन नोट डाउन करेंगे एक नदी है जिसे अपन कहते हैं यांग टी सी क्यांग। यांगटी सिक्यांग नदी है। और ये जो यांगटी सिक्यांग नदी है ये कहाँ है? ये है चीन में। कहाँ है?
चीन में। कहाँ? चीन में। और इसकी विशेषता ये है, इसकी विशेषता ये है कि ये एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी सिक्यांग नदी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कौन सी है, बताओ? नील नदी। और सबसे बड़ी कौन सी है? अमेजन नदी। फिर आपको बताना है अगली नदी अपन देखेंगे, एक नदी और है जिसको अपन कहते हैं हवांग हो, हवांग हो नदी। और ये जो हुआंग हो नदी है, इससे क्या कहते हैं? पीली नदी, पीली नदी। और ये कहाँ है? ये भी चीन में। ये कहाँ है? ये भी चीन में। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इसे क्या कहते हैं? इसे चीन का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? चीन का शोक। और पीली नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लोएस के मैदान का निर्माण करती है और वहाँ पीली मृदा पाई जाती है और सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। हुआंग हो नदी हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कुछ नदियां हैं, जैसे अपन बात करते हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी। इसके अलावा गंगा नदी, गंगा नदी। और इसके अलावा फिर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। और इनका अध्ययन अपन कहाँ करेंगे? जब अपन पढ़ेंगे भारत का भूगोल, क्योंकि इनको अपन को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, है ना? इनको अपने को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, एक नदी है इदावरी नदी, इदावरी नदी। और ये जो इदावरी नदी है, ये कहाँ है? म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार। और इसकी विशेषता ये है, इसकी विशेषता ये है कि इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहते हैं अपन? इदावरी नदी को। इसके बाद एक म्यांमार में और नदी है जिसे अपन क्या कहते हैं? साल्विन नदी। क्या कहते हैं? साल्विन, साल्विन नदी, साल्विन नदी कहते हैं। और ये जो कहाँ है? ये भी म्यांमार, म्यांमार में है साल्विन नदी। इसके बाद एक नदी अपन और देखते हैं जिसे अपन कहते हैं महावेली, महावेली गंगा, महावेली गंगा नदी, है ना? और ये कहाँ है? श्रीलंका। कहाँ है? श्रीलंका। महावेली गंगा श्रीलंका। और इसकी विशेषता ये है कि यह श्रीलंका की, श्रीलंका की, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है आपकी, वो कौन सी है? महावेली गंगा। हमने पढ़ा यांगटी सिक्यांग नदी चीन में है, हुआंग हो नदी चीन में है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका संबंध भारत से है, भारत से है। क्योंकि गंगा नदी तो पूर्णतः भारत में बहती है, लेकिन आगे जाकर बांग्लादेश में अपना डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है और ब्रह्मपुत्र का नहीं होता है, क्योंकि ये कैलाश श्रेणी से, और कैलाश श्रेणी से कैलाश मानसरोवर पर्वत के पास से होता है, हिमनद से होता है। और दोनों नदियों का संबंध जो है वो भारत से। तो इसको अपन भारत में पढ़ेंगे। इदावरी नदी म्यांमार की जीवन रेखा, साल्विन नदी म्यांमार की है, और महावेली गंगा श्रीलंका, महावेली गंगा श्रीलंका।
अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन एक नदी और है वो नोट डाउन करेंगे, है ना। अब हो गया। अब एक नदी और नोट करेंगे अपन 7 नंबर पर। आपने खूब पढ़ा है, खूब पढ़ा है, खूब, कहीं कोई डाउट नहीं है, जिसको अपन कहते हैं दजला व फरात नदी, और ये दोनों कहाँ हैं? इराक। अब इनकी स्थिति क्या है? इनकी स्थिति ये है कि जैसे अपन बात करते हैं, मैंने आपको बताया था टोरस पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? टोरस, टोरस पर्वत श्रृंखला। और टोरस जो पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ स्थित है? ये है आपकी टर्की में, जिसको अपन क्या कहते हैं? जिसको एशिया का प्रवेश द्वार और यूरोप का मरीज। अब यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है, और यहां से एक नदी निकलती है, और ये दोनों आगे बढ़ती हैं, और ये दोनों यहाँ अपना एक जगह पर जल डालती हैं इराक में। और इनके मध्य ये जो भाग है, इस भाग में यहाँ यहाँ सभ्यताएं विकसित हुई थी भाई, है ना। यहाँ सभ्यताएं विकसित हुई थी। इन्हीं सभ्यताओं को अपन क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यानी आपको याद रखना है, आपको याद क्या रखना है? आपको याद यही रखना है कि दजला और फरात जो नदियां हैं उनका उद्गम टोरस पर्वत श्रृंखला से होता है, और उन दोनों नदियों का जो दोआब प्रदेश है, उस दोआब में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। कोई डाउट नहीं है। हमने कौन कौन सी नदियां देखी? हमने कहा यांगपी सिक्यांग है, वांग हो नदी है, सिंधु नदी है, इदावरी नदी है, साल्विन नदी है, महावेली गंगा है, और फिर हमने कहा दजला व फरात नदी है, और टोरस पर्वत श्रृंखला से उद्गम होते हैं, और इनके मध्य मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। कोई डाउट नहीं है यहां तक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इससे आगे चलते हैं। अब नोट डाउन कीजिए प्रमुख मैदान एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के प्रमुख मैदान। और जब मैं मैदान की बात करता हूं तो मेरे सामने मैदान का मतलब क्या होता है? मैदान का मतलब ये हुआ कि जो समुद्र तल है, उस समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई तक का जो समतल भूभाग होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। अब सबसे पहला अपन बात करते हैं साइबेरिया का मैदान। साइबेरिया, साइबेरिया का मैदान। और ये जो साइबेरिया का जो मैदान है, ये कहाँ है? रूस में। कहाँ है? रूस। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दूसरा, तो वो है मंचूरिया का, मंचूरिया का मैदान। और ये मंचूरिया का जो मैदान है, ये कहाँ है? ये आपका है चीन में। कहाँ है? चीन में। फिर मैं अगर बात करता हूं तो अगला मैदान है जिसको अपन कहते हैं लोएस का मैदान। और ये जो लोएस का मैदान है, ये भी कहाँ है? क्योंकि मैंने अभी हुआंगहो नदी आपको पढ़ाया था, वो नदी लोएस के मैदान के
के बेसिन में स्थित है और इसकी खास बात ये है कि ये पवनकृत मैदान है, यानी कि पवनकृत जो मैदान है वो कौन सा है, लोएस का मैदान। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर अपन नोट डाउन करेंगे एशिया महाद्वीप के एशिया एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप के प्रमुख एशिया महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदान। एशिया महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदान जब हम देखते हैं तो हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं बताओ? हम कहते हैं कि घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यानी कि मैंने आपको डिटेल से समझाया था, उष्ण का मतलब ये हुआ कि जो घास के मैदान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 0 डिग्री अक्षांश के मध्य विकसित होते हैं उन्हें उष्ण, और 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो घास के मैदान विकसित होते हैं उनको क्या कहते हैं, शीतोष्ण। अब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अपन क्या कहते हैं, सवाना। क्या कहते हैं, सवाना। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उन्हें अपन कहते हैं स्टेपीज। क्या कहते हैं, स्टेपीज। यानी कि एशिया महाद्वीप के प्रमुख मैदान साइबेरिया, मंचूरिया, लोएस। लेकिन घास के मैदान अगर पूछें तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उनको अपन कहते हैं स्टेपीज। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नोट डाउन कीजिए, आप अब नोट डाउन कीजिए। हम नोट डाउन करेंगे एशिया महाद्वीप की सबसे नहीं प्रमुख झीलें। एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें और एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपना टारगेट रहता है, सबसे पहला अपना टारगेट क्या रहता है बताओ? अपना टारगेट यही रहता है कि प्रमुख झीलें देखें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हों और हमारे क्वेश्चन कंप्लीट सही हो जाएंगे, है ना। और सही तभी होंगे तब जब हम अच्छी रणनीति के साथ और बार बार उन प्रश्नों का अभ्यास करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं बैकाल झील। और ये जो बैकाल झील है ये कहाँ है? ये है रूस में। और इसकी विशेषता ये है कि इसकी विशेषता जो है वो विशेषता आपको मैं नोट डाउन करवाता हूं। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे गहरी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? वो आपकी है बैकोल झील, रूस में स्थित। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है वो आप मुझे कमेंट में बताना। इसके बाद अपन दूसरी जो बात करेंगे, दूसरी झील है जिसको अपन क्या कहते हैं? मृत सागर। क्या कहते हैं? मृत सागर। और जब मैंने कल का नोट डाउन करवाया था उसमें कहा कि एशिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु है, कहाँ है? जॉर्डन में। कहाँ है? जॉर्डन में। और इसकी विशेषता जो विशेषता है वो ये है कि विश्व की
सबसे विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना अमृत सागर, और सबसे सबसे गहरी मीठे पानी की झील पूछे तो बताना है बैकोल झील। अब आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं झीलों में। एक झील है टोबा, टोबा झील। और ये जो टोबा झील है ये कहाँ है? ये है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में है। इसकी विशेषता जो है, इसकी विशेषता मैं आपको नोट डाउन करवाता हूं कि विश्व की सबसे सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील, काल्डेरा झील। विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील कौन सी है? टोबा झील। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट झील के बारे में, तो मैं आपको कहता हूं वान झील, वान झील। और वान झील की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको एक ही बात कहता हूं, ये कहाँ है? ये है टर्की में, टर्की में। और इसकी विशेषता जो है वो ये है कि यह विश्व की विश्व की सबसे सबसे खारी झील है, खारी झील। खारी झील का मतलब सर्वाधिक लवणता यहाँ पाई जाती है। खारी झील, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? वान झील टर्की में, जिसे सर्वाधिक लवणता वाली झील भी कहते हैं। फिर अपने एक झील और पढ़ेंगे जिसको अपन कहते हैं कैस्पियन सागर, कैस्पियन कैस्पियन सागर। और ये जो कैस्पियन सागर है ये रूस में है। और इसकी विशेषता ये है कि इसकी विशेषता आप बताओ मुझे, इसकी विशेषता ये है विश्व विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है? वो कौन सी है? कैस्पियन सागर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि एक झील और है जिसको अपन कहते हैं सिकोरू झील, सिकोरू झील। और ये जो सिकोरू झील है इसकी विशेषता ये है कि यह विश्व की सबसे ऊंची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील है। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, तो आपको बताना है टीटीकाका झील। हमने पढ़ा था टीटीकाका झील। अब देखो एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों में बैकाल झील रूस में है, अमृत सागर जॉर्डन में है, टोबा इंडोनेशिया में है, वान झील टर्की में है, कैस्पियन सागर रूस में है, सिकोरू झील जो है वो विश्व की सबसे ऊंची झील है। आपके मस्तिष्क में होगा सर आपने इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं लिखवाया। इसलिए नहीं लिखवाया कि इसका विस्तार जो है वो अधिकार किसी एक देश के अधीन नहीं है। फिर अपन बात करते हैं जैसे एक है बालखस झील। एक झील जो है वो आप नोट डाउन कर दो, बालखस झील। और ये जो बालखस झील है, ये बालखस झील कहाँ है? ये आप मुझे नोट डाउन करके बताना कि बालखस झील, मैंने आपको डायग्राम जब समझाया था और मैंने कहा था कि ये देखो ये बालखस झील, मैंने आपको लिखवाया भी था कि सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है जो सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाता है, और उसी देश में ये बालखस झील स्थित है। मैंने नोट डाउन करवाया था और मैंने ये भी कहा था कि इसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। बिल्कुल रिकैप करना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि सर बालखस झील कहाँ है।
है ना। लिखवाने को 1 मिनट लगेगी, मुझे अभी नोट डाउन करवा दूंगा, बट आप इस पर ध्यान नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपको लिखा लिखाया मिल गया, आप पढ़ोगे नहीं इन चीजों को। तो आपको बालखश झील मैंने हिंट दे दिया, वही देश है जिस देश को सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कहते हैं, स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? अब देखो हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां। एशिया एशिया महाद्वीप की एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजाति। और एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में आता है कि सर एशिया महाद्वीप में भी जनजातियां हैं क्या? अरे क्यों नहीं होंगी भाई, एशिया महाद्वीप नहीं है क्या? एशिया महाद्वीप नहीं है क्या? अपने आप को ज्यादा मॉडर्न समझते हो क्या? महाद्वीप है ना, तो महाद्वीप में जनजातियां भी होंगी। तो सबसे पहले अपन एक जनजाति देखते हैं जिसको अपन कहते हैं याकूत। याकूत याकूत जनजाति। और ये याकूत जनजाति पूर्वी साइबेरिया याकूत जनजाति पूर्वी साइबेरिया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जब मैं दूसरी जनजाति की बात करता हूं तो मैं कहता हूं याकूत के बाद किर्गिज। और किर्गिज जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये पामीर के पठार में, पामीर का पठार। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगली जनजाति की, तो मैं कहता हूँ एक जनजाति है जिसे अपन कहते हैं जेमू जनजाति। और ये जो जेमू जनजाति है ये कहाँ है? ये है म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। इसके बाद में एक जनजाति है जिसे अपन कहते हैं तातार जनजाति। और ये जो तातार जनजाति है ये कहाँ है? ये मंगोलिया में। कहाँ है? मंगोलिया। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ एक जनजाति है जिसे अपन कहते हैं आफरीदी। और ये जो आफरीदी जनजाति है ये जनजाति है कहाँ? ये है पाकिस्तान। यानी कि हमने कहा याकूत, किर्गिज, जेमू और तातार और अफरीदी, है ना, तातार और अफरीदी। यहाँ तक की जो जनजातियां हैं इसी के देखो पूर्वी साइबेरिया में याकूत है, जबकि यूरोप में मैंने आपको बताया था यूकागीर। कौन सी जनजाति बताई थी? यूकागीर जनजाति। नोट डाउन करो इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट हो गया, फिर देखो अपने। अब देखो एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्य। एशिया महाद्वीप के तथ्य। और एशिया महाद्वीप के तथ्यों की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहला अपना जो तथ्य रहता है, सबसे जो पहला तथ्य रहेगा, जैसे आप सबको पता है, खूब अच्छे से पता है, कुछ पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों को अपन अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे पाकिस्तान। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि कुत्ते जैसी शक्ल वाला, नहीं, इसको अपन क्या कहते हैं? नहरों का देश। क्या कहते हैं? नहरों का देश। फिर अपन क्या कहते हैं? दूसरा जो अपन पढ़ेंगे तब हम कहेंगे सर एक है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। और ये जो बांग्लादेश है इसको कहते हैं नदियों का देश। क्या कहते हैं? नदियों का देश। फिर हम कहते हैं अगला देश है अपना, वो है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। लंका लगी हुई है भाई इसकी तो।
और श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती, पूर्व का मोती। इसके अलावा इसे हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश, हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश भी इसे कहा जाता है। और इसके बाद में कंबोडिया, क्या है? कंबोडिया। और कंबोडिया की विशेषता ये है, कंबोडिया की विशेषता ये है कि इसमें हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट स्थित है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। फिर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे एक जो है अपना, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन क्या कहेंगे बताओ? इसके बाद कंबोडिया हो गया, भूटान करते हैं, भूटान है ना, भूटान। कौन सा करेंगे? भूटान। और ये जो भूटान है, इस भूटान को कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, यानी कि तूफान व झांझावत का देश, तूफान व झांझावत का देश। और तूफान व झंझावत का देश किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि विश्व का एकमात्र देश है, विश्व का एकमात्र देश है जो प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है। ये प्रश्न तो आएगा भाई, कंफर्म आएगा। विश्व का एकमात्र देश है जो प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है, प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है। इसे क्या कहते हैं अपन? भूटान कहते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, विश्व का एकमात्र देश जो प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, श्रीलंका को पूर्व का मोती या हिंद महासागर में स्थित कंबोडिया हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट का स्थित है, और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो एक देश और है अपना, जिसको अपन कहते हैं थाईलैंड। और ये जो थाईलैंड है, इसको अपन कहते हैं सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश। आज का जो सेशन रहा, आज का जो अपना लेक्चर रहा, जिसमें हमने शुरू किया था, सबसे पहले हमने कहा एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हमने किए, फिर हमने कहा एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हमने की, उसके बाद एशिया महाद्वीप की नदियों को हमने कंप्लीट करने के बाद प्रमुख मैदान, प्रमुख घास के मैदान, और उसके बाद हमने कहा प्रमुख झीलें की। और यहाँ से एग्जाम में आपके कंफर्म कोई भी एग्जाम देख लेना, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, जस्ट आपकी आंखों के सामने होगा वो प्रश्न। उसके बाद हमने कहा एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां, और उसके बाद हमने कहा था एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य होता है। उसको देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और आज इसी के साथ हमने जो एक सीरीज शुरू की थी महाद्वीपों की, और टोटल 7 महाद्वीप मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए। और अब आप मुझे बताना, मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे ही आपने ये
महाद्वीप नोट डाउन किए, तो अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होने चाहिए। अगर आपको लगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने हैं तो अपन जरूर इस पर काम करेंगे। संपूर्ण 7 महाद्वीपों से अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।